इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 8 में आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करने के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो भी आज हम लोग क्लियर अप करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। नाउ एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल दो ऑपोजिट चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस से बनता है। अगर तो दो ऑपोजिट चार्जेस को कुछ सर्टेन डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस पर, ओके, कुछ सर्टेन छोटा डिस्टेंस पर अगर हम रखेंगे, ओके, तो उसको क्या, उस एक पूरा सिस्टम जो बनेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस को हम 2L लिए हैं, तो यहाँ पर 2L लिख लेते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस 2L इन अ सिस्टम विच इज नोन एज अ डाइपोल, तो ये क्या बन जाएगा, एक डाइपोल बन जाएगा। ओके, नाउ इसका लेंथ क्या हो गया। नाउ लेंथ बिटवीन चार्जेस ऑफ अ डाइपोल इज टेकन एज 2L और 2A, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग 2L की जगह L भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब हम डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन में क्या देखते हैं कि इसका सेंटर जब हम कंसिडर करेंगे ना, तो इसका सेंटर अगर हम पूरा लेंथ 2L लिए हैं तो इसका सेंटर जो बन जाएगा वो L हो जाएगा और इधर से भी L हो जाएगा। इसलिए हम लोग 12, ताकि ये इजीली हमको जब डेरिवेशंस में जब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो वहाँ पर इजी हो। अगर हम इसको L ले लेंगे तो इसका लेंथ L/2 और फिर लेंथ L/2 हो जाएगा, तो ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग जो लेंथ लेते हैं वो 2L या 2A के टर्म्स में ही लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ होल सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल शुड बी 0। अब इस इलेक्ट्रिक जो भी डाइपोल अगर हम कंसिडर किए हैं, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो टोटल सम होना चाहिए, नेट सम होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें जैसे HCl, ओके, नाउ H में एक प्लस आयन होता है और Cl में एक नेगेटिव आयन होगा। अगर इन दोनों को कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिए तो क्या बनाएगा, डाइपोल मोमेंट, और जो उसका मोमेंट जो होगा वो P से डिनोट करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो डाइपोल का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो HCl, ठीक है। और एक होता है वो है H2O। अब H2O कैसे है, तो देखो यहाँ पर भी बच्चों प्लस और माइनस, यानी प्लस Q माइनस Q, और लिख सकते हैं +1 -1, क्या बन जाएगा, 0 नेट। अब H2O पे लेते हैं तो O क्या हो जाएगा, O होता है -2, दैट इज 2 माइनस या -2 लिखते हैं, और H होता है +1 और इधर से होगा, इसको सर्कल कर देते हैं और इसको ले लेते हैं H, ये भी +1। ओके, अब इसको अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें कि हम O को 2 बार ड्रॉ कर लेते हैं और 1 और 1 लेते हैं, -1 एंड -1, और इसके साथ H +1 और इसके साथ भी H +1 ले लेते हैं। अब देखो ये एक्चुअली एक साथ रहेगा, ठीक है, O है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो तो नेट चार्ज क्या होगा, -2 +1 +1, नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हुआ। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल है, आप इस तरह से एग्जाम्पल को बता सकते हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दो दे आर ऑपोजिट चार्जेस बट देन ऑल्सो दे शुड नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। अब क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है वो एक्चुअली कैसा चार्जेस होता है, वो होता है, वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है ये हमेशा क्या करेगा, सेंटर, जो इसका सेंटर है, हमेशा सेंटर पे से अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। ओके, इसीलिए ये फोर्स जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्सेस होता है कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्सेस होने की वजह से ये हमेशा कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। ओके, अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में।
ओके, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ने से पहले और एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, और एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चों में में कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर हम एक एटम को कंसिडर करें, अगर सपोज हम एक एटम को कंसिडर कर दिए, ये न्यूक्लियस हुआ जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और ये शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है। अब कंफ्यूजन ये है कि ये एटम को भी तो डाइपोल बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंदर में न्यूट्रॉन में तो कोई भी चार्ज नहीं है, इसमें तो कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन दोनों का जो सर्टेन छोटा डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस पर रहेगा तो इसको तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। नहीं, ये एक एटम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इस क्यों नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो कोई भी, जैसे यहाँ पर भी जो डिस्टेंस ले रहे हैं डाइपोल का, वो सेंटर से होगा, इसका सेंटर से और इसका सेंटर से। लेकिन न्यूक्लियस में हम प्रोटॉन जो है उसका सेंटर नहीं ले सकते हैं। हम लोग न्यूक्लियस का सेंटर लेकर के इसका सेंटर ले पाएंगे, लेकिन हम पॉजिटिव जो चार्ज है उसका सेंटर कंसीडर नहीं कर पाएंगे, ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो एटम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कंसीडर कर सकते हैं। वो सिर्फ एक एटम एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में ही होगा, क्योंकि इन दोनों के हम सेंटर डिफाइन कर सकते हैं। और इन दोनों का सेंटर जो सेंट्रल फोर्सेस है, वैसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो है जो प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, अगर इन दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है, जैसे यहाँ पर भी मैं छोटा सा डायग्राम बनाया हूँ, प्रोडक्ट ऑफ दोनों में से कोई भी चार्ज अगर आप ले लो, आइदर माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है, ओके। तो आपको नेगेटिव साइन और प्लस साइन से मतलब नहीं, सिर्फ देखना है, ठीक है। वो सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस प्रोडक्ट में कोई भी एक चार्ज आप ले सकते हो। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ द आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द लेंथ बिटवीन देम, दैट इज द लेंथ, इन दोनों चार्जेस के बीच का लेंथ, वो हो जाएगा 2L, ओके। दैट इज डाइपोल लेंथ। 2L को क्या बोलेंगे? डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L इक्वल्स टू 2QL, ओके, हो गया। नाउ अब बच्चों एक चीज यहां पर नोटिस करने का है कि सिंस Q तो यहां पर स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ जो हम कंसीडर किए ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर जो इसका प्रोडक्ट जो हमको मिला ये वेक्टर कैसे हो गया? तो ये सोचने वाली बात है। तो अब जो स्केलर क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट हुआ है वो चीज़ देखते हैं। अब हमको कोई चीज़ का लेंथ को मेजर, पोजीशन को मेंशन करना हो तो क्या करते हैं, एक वैल्यू को हम 0,0 पर ले लेते हैं, ओके ना। इस वैल्यू को अगर हम 0,0 पर अगर ले लिए और यहाँ से प्लस क्यू का अगर हम पोजीशन कंसिडर करेंगे तो 2L कैप होगा, ओके, या इसको हम 2L वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो बस यही रीजन है कि जो P वेक्टर है ये Q इंटू 2L वेक्टर के टर्म्स में है। इसलिए ये जो P है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो प्लस Q का जो डायरेक्शन है वो माइनस Q के अकॉर्डिंग 2L पर है। अगर हम L लेते तो L होता, 2A लेते तो 2A होता, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2L लिए हैं, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, हम 2L लिए हैं, तो यहाँ पर जो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो वेक्टर होगा वो 2L होगा। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी अब हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओके। तो ये कुछ बातें थी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में थी, ओके। अब हम डेरिवेशंस पर चलते हैं, ओके। नाउ अब जो हम डेरिवेशंस के बारे में बात कर रहे थे वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, जैसे यहाँ पर एक फिगर बना गया है, ये फिगर बनाने से पहले टॉपिक देख लेते हैं, ड्यू टू एक्सियल पोजिशन। अब एक्सियल पोजिशन क्या होता है? उसका एक्सिस पर सीधा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर -Q टू +Q चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिया हुआ है वो है P, ओके। नाउ इन दोनों के बीच का जो सेंटर से
लेंथ है तो सेंटर से कट करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 लेंथ में डिवाइड हो जाएगा, ये L प्लस L में। ओके, और इसका सेंटर से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस पोजीशन पर निकालना है? एक्सियल पोजीशन पर। तो इसका एक्सियल पोजीशन पर जाएंगे, एट P पॉइंट पर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो कि क्यों L2L लिया गया था। अब देखो यहाँ से सेंटर लिए हैं तो L हो गया और यहाँ से L हो गया, तो इसको ईजिली डिवाइड करने में बहुत ईजी होगा और जो डेरिवेशंस करेंगे उसमें बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, अब इसका सेंटर से इस पॉइंट का जो लेंथ है वो क्या है? R है। ठीक है, तो अब इस चार्ज से कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ तक L है और ये पूरा R है, तो हमको इतना डिस्टेंस चाहिए, तो R में से L माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा, तो R माइनस L हो गया ये डिस्टेंस, दैट इज B एंड P। ओके, अब इस चार्ज दैट इज माइनस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस है P का? तो माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस देखो, यहां तक अगर R है तो और L चले गए तो R प्लस L हो गया। अब ये सब चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं? देखो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, पूरा का पूरा डाइपोल को निकालने के लिए दो अलग अलग तरीके मतलब क्या, दो जो चार्जेस दिया गया है उसका अलग अलग इंटेंसिटी निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग नेट इंटेंसिटी निकाल लेंगे, तो हम लोग को पूरा डाइपोल का इंटेंसिटी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पर कितना है। इसलिए प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के लिए अलग अलग लेंथ हम लोग ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। ओके, अब और आगे देखते हैं कि प्लस क्यू जो चार्ज है, यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर, ना ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव बाहर की तरफ जाता है। ओके, बाहर के लिए, और नेगेटिव जो होता है उसके अंदर की तरफ होगा, तो P पॉइंट पे E2 क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और प्लस Q दैट इज Q1 वो बाहर की तरफ हो जाएगा। ओके, अब देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो अब इस पोजीशन पर अब एक चीज़ और देखते हैं, प्लस Q जो चार्ज है वो P पॉइंट से नज़दीक है, और जो माइनस Q जो चार्ज है वो P पॉइंट से कुछ दूर पर है, दैट इज़ कितना? यहाँ से यहाँ तक 12 डिस्टेंस पर है। अगर इस पोजीशन से ले, इससे 12 डिस्टेंस दूर है। तो अगर दूर है और दोनों में देखो चार्जेस का जो स्ट्रेंथ है, दोनों का चार्जेस का स्ट्रेंथ Q ही है, एक माइनस में एक प्लस में, दैट इज डिफरेंट, वो अलग है। अब जाहिर सी बात है कि जो भी चार्ज उस पॉइंट के नज़दीक रहेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जो दूर रहेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन पर जो E1 होगा, जो भी E1 होगा वो ग्रेटर देन E2 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको मिलेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम जो भी नेट E निकालेंगे वो इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट E कैसे निकालेंगे? E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर होगा, और क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसको अपने तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए डायरेक्शन E का इस अलोंग हो जाएगा, आउटवर्ड की तरफ चला जाएगा, और ये की। ओके, अब हम चलते हैं डेरिवेशंस पर, देखते हैं कि डेरिवेशन तो किस तरह से करना है। ओके, नाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB एट पॉइंट P, सो कंसिडर लेंथ R एज OP। तो OP को हम लोग R कंसिडर कर चुके हैं, तो अब इस वजह से ये R माइनस L BP हो जाएगा और AP हो जाएगा R प्लस L। ओके, नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E1 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q इंटू R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज के वजह से E2 लिए हैं, तो कितना हो जाएगा? E2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर अगर R/2 L/2 होता, यहाँ भी L/2 होता, तो फिर स्क्वायर में ये सब करने में बहुत और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए इसको 12 ही ले लिया जाता है। नाउ सिंस प्लस Q चार्ज इज नियरर टू माइनस Q चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी ग्रेटर देन E2, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ओके, नाउ जो E निकला था नेट, E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब हम E1 और E2 का वैल्यूज उसमें पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो E1 का वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। देखो R माइनस L का होल स्क्वायर, ये है E1। ओके, नाउ नेक्स्ट है माइनस E2। माइनस E2 क्या है? 1/4πε0 इंटू Q बाई R प्लस L, इसकी वजह से तो दूर है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके,
नाउ तो अब यहाँ से हम ये क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये अगर बाहर चला गया, ओके, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब उन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा, इसके बाद अंदर बच जाएगा E इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वाला ये स्टेप है कि अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखो अगर इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एलसीएम हो गया, तो ये सिंपल फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन, सिंपल फ्रैक्शन है। ओके, इसको यूज कर लेते हैं ना। ये है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अगर इसको ए ले लिए ये पूरा टर्म को और इसको बी ले लिए, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होता है, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस वही है, ए बी का होल स्क्वायर ले लिए हैं और इसका ए स्क्वायर इसको एक्सपैंड कर दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिए। ओके, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab। ओके, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं करके आप लोगों को स्टेट फॉर्म दिए, डायरेक्टली पूरा एक्सपेंशन करके बताया हूँ। ओके, तो एक्सपैंड करने के बाद फाइनल हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 4r स्क्वायर। देखो ये ए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ना यहाँ पर माइनस है, तो अब आर ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जितना प्लस का टर्म है वो माइनस में आ जाएगा और माइनस का टर्म प्लस हो जाएगा, माइनस में ओपन ब्रैकेट खुलने के बाद। तो ये एल 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 और आर आर कट जाएगा, लास्ट में बचेगा 4rl। बताए थे ना 4ab होता है, तो वो 4rl लास्ट में बचा, और ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है। ओके, और नीचे में क्या हो जाएगा, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका हो गया होल स्क्वायर। ओके, तो फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला। नाउ अगर इसको 4rl को अगर हम इस तरीके से और q को अंदर ले लें, इसको अगर पूरे टर्म को अंदर ले लें और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखो 2ql इंटू 2r क्यों लिखा गया है अभी बताते हैं, पहले देख लो सेपरेट कैसा हुआ। ये 4 है तो 2 इंटू 2 4 हो गया, q है, l है और r है। ओके, नाउ ये 2ql क्या होता है, 2ql होता है डाइपोल मोमेंट होता है, तो इस एक्सप्रेशन को हम डाइपोल मोमेंट में लिख सकते हैं, इसलिए इसको ले लिया गया है। और नीचे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ही ऑलरेडी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ओके, तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, इससे फाइनल इक्वेशन ये बना, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ को नोट करना है स्टूडेंट्स, ये देखो ये फाइनल ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट देख लो आप लोग पहले। अब देखो ये जो डाइपोल जो मूवमेंट है वो किधर से जाता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है, इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, देखो डायरेक्शन बनाया गया है। ओके, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी उसी डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सियल पोजिशन पर जब भी हम निकालेंगे, ओके, इस पॉइंट के लिए जब भी हम निकालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, एक ही तरफ होगा। ओके, तो वही यहां पर नोट में दिया गया है कि जो नेट E एंड P वेक्टर, दैट इज E वेक्टर एंड P वेक्टर डायरेक्शन इज सेम। ओके, अब अगर हम डायग्राम में ये देखें तो हमको पता है कि जो डाइपोल का जो लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है 2l, तो 2l अगर छोटा होगा उसका भी हाफ कर दे तो l और छोटा हो जाएगा। ओके, तो अगर और यहाँ से अगर बहुत दूर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि r का डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा l से। तो अगर r बहुत बड़ा हो गया l से, l अगर छोटा टर्म है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। अगर l हो गया 0.1 या 0.01 तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.0001, तो ये और भी छोटा होते जाएगा स्क्वायर का टर्म्स, तो इसलिए L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर दिए तो अब देखो बच्चों क्या होगा, L स्क्वायर अगर हट गया तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r टू द पावर 4,
और ऊपर में r है एक जो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये फाइनल इक्वेशन बनेगा 1/4πε0 2p r क्यूब। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका माइनस प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि ई वेक्टर और पी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू प्लस आया है। ओके, तो होपफुली आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, देखते हैं कि नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है। ना बच्चों, नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब जो भी डाइपोल है इसका सेंटर पोजीशन, ऊपर वाला पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, अब उस पोजीशन पे निकालने के लिए, जैसे पी पोजीशन पर निकालने के लिए अब क्या करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले हम लोग लाइन ज्वाइन कर लेंगे। देखो यहाँ से पी पॉइंट तक हम लोग लाइन ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अब ज्वाइन होने के बाद अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो डेफिनेट है कि जो पी का जो डायरेक्शन है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है टूवर्ड्स माइनस टू इधर जा रहा है। ओके, अब इस पोजीशन पर देखो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हम आर लिया गया है। ओके, और यहाँ का डिस्टेंस तो एल होता ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, ये तो पता चल गया, ये तो हो गया, डिस्टेंस वगैरह अब मिल गया। अब हम डिस्टेंस मिल गया है तो थ्रू माइनस क्यू और प्लस क्यू का इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और फिर फाइनल इंटेंसिटी हम लोग रिलेट करके फाइनल इंटेंसिटी सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब वो होने के बाद अब एक चीज़ और यहाँ पर एनालिसिस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। देखो बाहर की तरफ जा रहा है, E1, इसको हम ले लिए E1, प्लस क्यू के लिए E1 लिए हैं, लास्ट डेरिवेशन में भी E1 ही लिए थे, तो यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और माइनस क्यू के लिए E2 लिए थे, यहाँ भी E2 ही लिए हैं। अब ये जो माइनस क्यू इसकी वजह से अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है अंदर की तरफ होगा ना। ये जो अलग अलग डायरेक्शन है, तो हमको इसका नेट डायरेक्शन भी तो चाहिए, हमको इसका नेट तो निकालना, नेट रिजल्टेंट तो निकालना होगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेट रिजल्टेंट देखो एक उस तरफ है, और ये क्या करेगा, इसको इधर खींचने का कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा, इसको ऊपर खींचने का कोशिश करेगा। तो जब ये इसको ऊपर खींचेगा और ये इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, देखो इधर से और इधर से। ओके, नाउ अब अगर ये पॉइंट थीटा एंगल पर है, क्योंकि देखो यहाँ क्या और यहाँ का डिस्टेंस सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दोनों सेम हो जाएगा एंगल, तो ये थीटा पर है। तो अभी देखो ये अगर z बन रहा है, यहाँ पर ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो ये z बन रहा है, तो ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। ओके, नाउ ये अगर पैरेलल है और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है इसका, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। ओके, ये इंटीरियर अल्टरनेट, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, तब अब क्या करेंगे, नेट ई जो निकालेंगे, तो हम E1 का और E2 का फिर से डायरेक्शन देख लेते हैं कि E की तरफ कैसा है। ओके, तो अब ये x और y प्लेन पर सर्टेन एंगल पर है, देखो x एक्सिस पे थीटा एंगल बना रहा है ना ये, तो इसको क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे x और y एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। ओके, और ये माइनस डायरेक्शन में अपोजिट जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, तो E1 जब इस पर गिरेगा, एक्स एक्सिस पर गिरेगा, तो क्या बन जाएगा, E1 cos थीटा बनेगा, और y एक्सिस पर क्या बनेगा, E1 sin थीटा बनेगा। ओके, अब अगर हम E2 को देखें तो E2 कैसा बनेगा, E2 अगेन x एक्सिस पर ऐसे बनेगा, जैसे इस डायरेक्शन में आ, तो E2 cos थीटा इसी के साथ है, और इस डायरेक्शन में अब ये तो नीचे जा रहा है ना, ये नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो y डायरेक्शन नीचे होगा पूरा, तो पूरा नीचे होगा, तो E2 sin थीटा हो जाएगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों उतना ही डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। ओके, अब ये इन दोनों को अगर कैंसल आउट कर दिया, तो नेट ई जो हमको मिलेगा, अब E इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, E1 cos थीटा प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो प्लस E2 cos थीटा बनेगा। ओके बच्चों,
तो ये जो एनालिसिस था ये बहुत इंपॉर्टेंट करना था हम लोग को। ओके, अब आगे देखते हैं इसका डेरिवेशन, पूरा कंप्लीट करते हैं डेरिवेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at an equatorial point, that is P point, which is at angle theta from both the charges. both the charges पे P angle theta पर, ये ऑलरेडी बता चुके हैं ऑलरेडी। जो भी है E1, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ये प्लस Q की वजह से है एट पॉइंट P, और जो E2 है ये माइनस Q की वजह से है एट पॉइंट P। ओके, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स लिख लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। स्टेटमेंट लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि स्टेटमेंट से आप ये बताएंगे कि आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट्स दिया गया है, जो आप लिए हैं, वो आपको पता है या नहीं है, आप कहीं रट के तो नहीं आए, आपको समझ में आया है कि नहीं, तभी आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये छोटा सा थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके ना, अब E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय, अब डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। डिस्टेंस कितना है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका होल स्क्वायर, रूट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही बचेगा, रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा। ओके, अब E2 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही रूट के बाद में स्क्वायर हटा देंगे तो वो हट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसल आउट होकर के ये बचेगा। ओके, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, नाउ सिंस P इज एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन फ्रॉम डाइपोल, सो डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम बोथ, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो इसका मतलब क्या है? नेट E क्या हो जाएगा इसी डायरेक्शन में? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और साइन थीटा के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि साइन थीटा का क्या होगा? दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। ओके, अब अगर जो वो इक्वेशन जो हम लोग लिए थे वो E1 इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो E1 और E2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, और cos थीटा क्या है वो सेम है, तो वो बाहर कर दिए हैं। ओके, अब E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? E1 का वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E2 का वैल्यू भी सेम है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है और चार्ज Q ही है, तो क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 4πε0। ओके, नाउ अब अगर बच्चों आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम, अगर ये ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें तो जो थीटा है, अब कॉस थीटा कितना बना रही है? कॉस थीटा का वैल्यू तो हमको इसके टर्म्स में तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे तो रख नहीं सकते हैं। तो इस टर्म्स में देखने के लिए हम यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, तो क्या होगा? कॉस थीटा, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है? एल, हाइपोटेनस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, तो 1 + 1 क्या होता है? 2, तो ये 2 लिख दिए, और इंटू क्यू बाई 4πε0 इंटू 1/r² प्लस एल स्क्वायर, और ये cos का वैल्यू l/r² प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब बच्चों देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। ओके, तो ये बन जाएगा 2QL बाई 4πε0 इंटू r² प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 हो गया। तो E क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल्स टू, अब 2QL का वैल्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है P, तो P का वैल्यू पुट कर देंगे 4πε0 इंटू 1/r² प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ओके, ये विदाउट कंडीशन है, इसमें अभी कोई कंडीशन लगाया नहीं गया है, तब ये हमको वैल्यू मिला है। ओके, अब विथ कंडीशन, अगर हम कंडीशंस देखें तो कंडीशन लगाते फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि देखो L तो बहुत छोटा है ना R से, ये R तो बहुत ऊपर के लिए हम ले सकते हैं, ये L तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तो नाउ अगेन R इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन L। ओके, जब R बहुत बड़ा हो जाएगा, L इसका मतलब है कि बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो L नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। अगर L को नेग्लेक्ट कर दिए तो अब देखो क्या बनेगा, ये R² बचेगा टू द पावर 3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा r³, तो वही r³ यहां पर बचा है, वो आया है। ओके, नाउ तो E क्या बन जाएगा? E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू p/r³, और इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू
पी वेक्टर बाई आर क्यूब, मैंने माइनस छोड़ दिया बताने के लिए। माइनस क्यों आया है बच्चों, मैंने जब एक्सीएल जब बताया था, एक्सीएल में क्या बताए थे, एक्सीएल में आपको बताए थे कि जो पी का डायरेक्शन है और नेट जो ई का डायरेक्शन है वो दोनों सेम था। ओके, वो दोनों राइट वर्ड था। लेकिन यहाँ पर डायग्राम में देखो, नेट ई हमको मिला है इस डायरेक्शन में और मेरा पी है इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। नेगेटिव एज पी एंड, दिस इज एंड है, ये एंड है, ठीक है, इनटू मत समझना, ये एंड है। ई पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है डायरेक्शन के बारे में, एक्सियल का एंड इक्वेटोरियल का। ओके, अब दोनों डेरिवेशंस करने के बाद फिर कुछ एनालिसिस करते हैं। ओके बच्चों, अब इक्वेटोरियल का जो हमको इक्वेशन मिला था, वो इक्वेटोरियल का इक्वेशन क्या था, ये सॉरी एक्सियल का, एक्सियल के बारे में बात, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल तो है अभी, एक्सियल का जो इक्वेशन हमको मिला था वो क्या बना था, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई आर क्यूब था। तो अब देखो ये 2p है, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में, जो इक्वेटोरियल पोजीशन है इसमें कहीं भी 2 नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे तो वो एक्सियल का हाफ है। इसका मतलब है कि इक्वेटोरियल एक्सियल का डबल है। ओके, इक्वेटोरियल एक्सियल का डबल हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन में हमको माइनस भी देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो माइनस है ना। और इक्वेटोरियल, ये देखो 2p है एक्सियल में और इक्वेटोरियल में कुछ भी नहीं है, यानी कोई डबल नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, एक्सियल इक्वल्स टू -2 इक्वेटोरियल। तो अगर अब न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे हम लोग तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देंगे। ओके तो न्यूमेरिकल बनाते समय हम ये सब चीज़ें के बारे में एक बार और डिस्कस ज़रूर करेंगे, उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके तो ये फर्स्ट कंपैरिजन था ना। सेकंड कंपैरिजन आपको ये देखना है कि अभी तक जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई व कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर, लेकिन जब हम डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं तो डाइपोल में क्या हो गया, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखो आर क्यूब वैल्यू आ रहा है ना, देखो आर क्यूब आ रहा है वैल्यू, एक्सियल पोजीशन में भी आर क्यूब था। ओके तो होपफुली आपको जो डेरिवेशंस है, ये 2 डेरिवेशंस हमने जो किया है ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा। एक और डेरिवेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में वो डेरिवेशन है। ये जो 2 डेरिवेशन था इसका तो पर्टिकुलर पोजीशंस हमको पता है, जो हम लोग जो डेरिवेशंस किए वो दोनों का पर्टिकुलर पोजीशंस पता है, एक एक्सियल पे किए और एक इक्वेटोरियल पे किए। अब एक और अगर ऐसा हो कि हमको डायरेक्शन पता ही ना हो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में निकालना हो, तब क्या करेंगे, तो वो तीसरा डेरिवेशन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके तो होपफुली आपको एटलीस्ट ये 2 डेरिवेशंस समझ आया होगा बहुत अच्छे से, और यही 2 डेरिवेशंस का एप्लीकेशन है वो थर्ड डेरिवेशन। ओके ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।